Welcome back, students. In our next lecture of quantum mechanics, in this lecture, we will cover the basis and expansion theorem and the dual space. Okay, we had studied earlier in a previous lecture about the linear independence of vectors and dimensions. Okay, and today we will cover this topic. It is not a basis, it is a basis and expansion theorem. Okay, what is the basis and what will be the expansion theorem for a particular vector? Okay, and we will see also the linear combination of a vector in the form of basis. Okay, and we will discussing about the dual space. Okay, what is a dual space, and on the basis of dual space we will able to understand what is the inner product of a vectors. Okay, so I'm going to start our topic, basis and expansion theorem. Okay, so this is your basis and expansion theorem. I'm going to open it in Paint. Okay, so what is the basis? ठीक है, what is the basis now? बेसिस क्या होता है ये हम अभी समझेंगे, व्हाट इज द बेसिस। ठीक है, तो देखिए कोई भी वेक्टर होता है तो उसका हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, किसके साथ में? हम लोग लेते हैं स्केलर के साथ में या रियल एलिमेंट्स के साथ में। ठीक है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम देखने जाएं तो वेक्टर्स को हम लोग बेसिस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसके पहले हमको समझना होगा कि व्हाट इज द बेसिस नाउ। तो बेसिस क्या होता है? इन एन डायमेंशनल स्पेस, कोई भी एन डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर अगर हम कोई नंबर ऑफ सेट्स चूज कर रहे हैं, तो इस सेट कंटेनिंग एन वेक्टर्स, तो जो भी हम लोग सेट जो है कि चूज करेंगे, ठीक है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? एन। कितने होंगे? एन। ठीक है, तो देखिए ये पहला, ये दूसरा वेक्टर और ये nth वेक्टर। ठीक है, तो कोई भी अगर हम लोग स्पेस में अगर कोई हम लोग सेट चूज आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग चूज करेंगे? इतने, 1 2 अप टू द n। ठीक है, such that the vectors of each set are linearly independent and span the space। कैस किस तरीके से कि जो वेक्टर्स होंगे, जो कि एलिमेंट होंगे सेट एस के, ठीक है ना, सेट एस के जो एलिमेंट्स होंगे वेक्टर्स, वो क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। आपको पता है व्हाट इज द लीनियरली डिपेंडेंट? ठीक है, तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है स्केलर के साथ में, तो अगर उसका हम लोग अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ले किसी भी वेक्टर का स्केलर के साथ में, तो वो इक्वल होता है जीरो, जिसके अंदर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू जीरो होते हैं। क्या होते हैं? कोएफिशिएंट इज इक्वल टू व्हाट? जीरो, इन केस ऑफ linearly independent linearly independent वेक्टर्स। ठीक है, क्या होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में? जो कोएफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी जो बेसिस है उसको अभी हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी एग्जाम्पल है, वी कैन राइट वेक्टर, ओके, as in the form of matrix x, x, y and z are the elements of this vector. Okay, so I can write this vector with a linear combination of x y z। ओके, एक्स वाई जेड के साथ में मैं क्या करता हूँ? इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं इस वेक्टर को देखो कैसे लिख सकता हूँ। ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है ना, कैसे? देखो, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूँ इस
वेक्टर के साथ में, कौन से वेक्टर के साथ में, इस वेक्टर के साथ में, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इस वेक्टर के साथ में तो मुझे ऑब्वियसली एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा, ठीक है। वैसे ही इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मैं लेता हूँ इस वेक्टर के साथ में, और जेड का लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ मैं इस वेक्टर के साथ में, ठीक है। तो लास्ट में अगर आप इसको सॉल्व करोगे, लास्ट में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली यही क्वांटिटी बैक मिलेगी, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो वेक्टर है 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1, ठीक है। तो ये है क्या? ठीक है ना, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन किसी भी वेक्टर को हम लोग इसके कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसके इसके और इसके कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका तो कुछ मीनिंग होगा ही। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अगर हम लोग एज अ नेम इसको डिस्क्राइब करें, मेंशन करें, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं E1, सॉरी यहाँ पर E2 है, सॉरी यहाँ पे E2 है, और यहाँ पर इसको हम लोग E3 दे सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 है तो देखो पहले पोजीशन पे 1 आया, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो देखो सेकंड पोजीशन पे 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 3 है तो थर्ड पोजीशन पे 1 आ रहा है। अगर ई एन होता, अगर ई एन होता तो 1 कौन से पोजीशन पे आता? ऑब्वियसली एन कौन से पोजीशन पे आता? 0 0 0 डॉट 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 1। nth वैल्यू पे क्या आता? 1 आता। कौन सी वैल्यू पे? nth वैल्यू पे, ठीक है। तो ये जो है E1 E2 और E3 और ये En, ये एक्चुअल में है क्या? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस। क्या बोलते हैं इसको? बेसिस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस। तो बेसिस का एक्चुअल में अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है? इन n डायमेंशनल, in n-dimensional space, we may choose a number of sets, each set containing n vectors. ठीक है, phi 1, phi 2, phi n, such that the vectors of each set are linearly independent and span the space. ठीक है, तो अगर हम किसी वेक्टर कोई सेट लेते हैं जिसके अंदर वेक्टर्स n वेक्टर्स हैं, तो उसको हम लोग स्पैन कर सकते हैं इन द स्पेस, ठीक है। किसके साथ में? लीनियरली इंडिपेंडेंट के साथ में, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के साथ में उसका हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, उसको स्पैन कर सकते हैं इन द स्पेस, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो, ये जो है E1 E2 एंड E3 और En, ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या है ये? क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, या फिर ग्रुप पे भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया E1, ठीक है, E2, इसको देखो लिखने का तरीका ये है En। तो देखो E1 है तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ रहा है और बाकी ऑल द पोजीशन पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, अप टू द n, ठीक है, अप टू द n, ठीक है। अगर अगर E2 है तो ऑल द पोजीशन पे क्या आ रहा है? ये तो केवल सेकंड पोजीशन पे 1 है। देखिए यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे क्या है? 1 है, और बाकी हर जगह पे क्या है? 0 है। तो E2 का मीनिंग है। और अगर En को अगर आपको मेंशन करना है तो 0, ऑल पोजीशन पे 0, क्यों? लास्ट में 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 है, इट इज 1, आई एम गोइंग टू राइट हियर, इट इज 1, ओके। तो लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो है क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी? E1 E2 एंड En, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस। क्या बोलते हैं इसको? बेसिस, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिस बोलते हैं। और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप E1 और E2 का प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट लें, या फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आप, सॉरी डॉट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे,
तो ये ऑलवेज कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा ये, 0 आता है। ठीक है, कितना आता है, 0। और अगर इन दोनों का आप लोग डॉट प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, तो ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं एक लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया हुआ है कि व्हाट इज द लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड व्हाट इज द लिनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो बेसिस वही होंगे जो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। अगर उसका क्रॉस लो तो 0 आता है और डॉट लिया तो 1 आता है। तो आप लोग ये करके देखना क्या ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, क्रॉस को और डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है, अगर ये करता है सेटिस्फाई, इसका मतलब कि ये क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है या वेक्टर है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेसिस। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक्सपांशन थ्योरम। ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग इसका, एक्सपांशन थ्योरम। तो देखो अभी एक्सपांशन थ्योरम में क्या है, देखो एक्सपांशन थ्योरम, इसको मैं नेक्स्ट वन में ओपन करता हूँ। देखो एक्सपांशन थ्योरम में है, देखिए अभी एक्सपांशन थ्योरम में हम लोग बेसिस का यूज करके एक्सपांशन देखेंगे किसी भी वेक्टर का। ठीक है, तो अगर मैंने वेक्टर फाइव लिया है, वेक्टर क्या लिया है, वेक्टर फाइव। ठीक है, अगर मैं इसका एक्सपांशन करूं, क्या करूं, एक्सपांशन करूं। ठीक है, किसके साथ में, इस बेसिस के साथ में। तो देखो मैं इस वेक्टर को एक्सपांड कर सकता हूँ, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ बेसिस के साथ। ठीक है, तो कितना आना चाहिए, इट इज समेशन ऑफ all the scalar quantities, summation of all the scalar quantities from I is equal to 1 to n and product with the this basis ei। ठीक है, तो ये इतना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो व्हाट इज द थ्योरम हियर, इफ द वेक्टर्स e1 e2 e3 and en from a basis, then any vector phi may be expressed as a linear combination of vectors, as a linear combination of the vectors en। ठीक है, तो किसी भी अगर हम लोग कोई वेक्टर चूज करते हैं बेसिस में से, ठीक है, अगर अगर हम उस बेसिस को अगर उस किसी भी वेक्टर का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोग बेसिस के साथ में, ठीक है, तो वो उसका जो प्रोडक्ट है या फिर उसका जो वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, समेशन ओवर फाई आई एंड ई आई। ठीक है, इतना आना चाहिए। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं। लेट बी e1 e2 एंड e3 अप टू द en linearly independent vectors, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इट इज द linearly independent vectors which span the n dimensional space, n dimensional space। okay, let phi be any vector in this space। अगर कोई वेक्टर phi है स्पेस में, तो सच दैट हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस वेक्टर को यहाँ पे प्लस किया है। क्या किया है, प्लस किया है। देखो इसको हम लोग ऐसा लिखते थे ना, ये मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो इसको हम लोगों ने कैसा लिखा था, ऐसा लिखा हुआ था ना। तो मैंने एक्चुअल में क्या किया है, इसको इसको जस्ट मैंने इस साइड लाया हुआ है, लेफ्ट साइड राइट साइड में लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे क्वांटिटी में। ठीक है, तो मैंने जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से अगर हमने इसको लिखा है तो अगर ये क्वांटिटी 0 होगी। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, अगर n वैल्यूज है तो उसके अंदर +1 जोड़ दिया है। क्या किया है? +1 जोड़ दिया है। तो +1 जोड़ने का मतलब क्या है कि फाइ n था, फाइ n था, और ये कितना था? वेक्टर बेसिस ई एन था। तो मैंने जनरली इसमें +1 कर दिया है। तो अगर मुझे +1 लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1, ठीक है, और E1, ठीक है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है ये मैंने मेंशन की हुई है n+1, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझा है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो देखो n+1 का क्या किया है हम लोगों ने, x प्लस मैंने n में क्वांटिटी प्लस की है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो इन दिस इक्वेशन फाइ इज नॉट इक्वल टू 0, केवल ये वाली जो क्वांटिटी है, कौन सी? ये वाली क्वांटिटी, ये इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी मे सॉल्व फॉर फाइ। तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? ऑब्वियसली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में से ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग क्या करेंगे? राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो राइट साइड में अगर हम लोग ले गए तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से? यहाँ पे फाइ रहता, लेकिन फाइ को मैंने इधर ही इधर ला दिया है, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। इसको आप लोग करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइ की वैल्यू मैंने इतनी रखी हुई है यहाँ पे, फाइ को डिनोमीटर में ले गया हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी को एज इट इज रहने दिया है। और ये जो टोटल क्वांटिटी है, ये वाली टोटल क्वांटिटी, इसको मैं क्या गया, इसको क्या किया है मैंने? राइट साइड में शिफ्ट किया है। और यहाँ से जो ये फाइ था इसको मल्टीप्लाइड था, तो यहाँ पे राइट साइड में वो डिवाइडेशन में आएगा, ठीक है। तो इसको रीअरेंजमेंट किया वो। देखो देखो इसको हम लोग यहाँ पे अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? समेशन है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और ये फाइ ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। और ये माइनस साइन का माइनस साइन है, ठीक है। तो अभी मैंने बस यहाँ पे पुट डाउन किया हुआ है यहाँ पे कि फाइ आई डैश की वैल्यू मैंने क्या पुट डाउन की है? -φi/फाइ, ठीक है। बस मैंने यहाँ पर इसकी इतनी वैल्यू पुट डाउन की है। तो देखो अगर मैं -φi/फाइ की वैल्यू, यहाँ पे देखो -φi/फाइ की वैल्यू अगर मैं फाइ आई डैश कर दूं तो देखो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर मैंने जो वैल्यू यहाँ पे डाली हुई है इसकी जगह पे मैंने केवल फाइ डैश डाल दिया है। तो देखो मैंने अगर यहाँ पे फाइ डैश डाल दिया तो मुझे ये मिल जाता है, ठीक है। तो बस आपको इसमें इतना ही प्रूव करना है, ठीक है। कितना प्रूव करना है? इतना, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू मिल जाती है। अगर आप किसी भी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं विद द बेसिस, तो उसका जो इसका इवैल्यूएशन होगा या फिर इसका जो वैल्यू होगा वो इतना आता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपांशन थ्योरम। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। दिस इक्वेशन represents the required expansion theorem that every vector of the space is expressible as a linear combination of any n linearly independent vectors of the space. ओके, तो अगर ये इक्वेशन क्या बताता है? ये इक्वेशन बताता है कि एक्सपांशन थ्योरम, मतलब एक्सपांशन थ्योरम का रिक्वायरमेंट है अगर आप किसी भी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिसमें कि जो ई है बेसिस वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है इन द स्पेस, ओके। तो ये इसका एक्चुअल में मीनिंग है एक्सपांशन थ्योरम का, ठीक है। तो ये जो मीनिंग है ये इसको आप अच्छे से रिवाइंड करके इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका एक्सपांशन थ्योरम, ठीक है। इसके आगे आप लोगों का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये हम लोग कवर कर चुके हैं यहाँ पर।
तो अभी हम लोग इनर प्रोडक्ट एंड यूनिटरी स्पेस हम लोग देखेंगे। लेकिन ये देखने से पहले ये हम लोग आने वाले लेक्चर में, इन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये टॉपिक समझने से पहले आपको ड्यूअल स्पेस क्या होता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द ड्यूअल स्पेस? लास्ट ईयर थर्ड ईयर बीएससी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द डिरैक नोटेशन, ठीक है। क्योंकि इनर प्रोडक्ट समझने से पहले आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज द ड्यूअल स्पेस, ठीक है। और ड्यूअल स्पेस अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि नोटेशन क्या है डिरैक का, ठीक है। तो हम लोग डिरैक का नोटेशन यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, ओके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज़ वेरी वेरी important topic as per quantum mechanics. If you understand this, so you are able to understand the quantum mechanics basically. ओके, तो अगर आपको ये समझ में आता है ये टॉपिक डुअल स्पेस का, तो आप लोग लगभग एबल हो जाते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली है क्या। इसका जो कोरनेस है ये डुअल स्पेस में है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डुअल स्पेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये जिसको समझ में आ गया, समझ लो उसके क्वांटम मैकेनिक्स लगभग अंडरस्टैंड होना शुरू हो गया है, ठीक है। और आपको आप यू आर रियली यू विल रियली enjoying this quantum mechanics subject if you understand the dual space, inner product and unitary spaces, ठीक है। So please concentrate here on the concept of dual space, okay. So concept concept of dual space, देखो ड्यूअल स्पेस समझने से पहले आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि डिरैक नोटेशन क्या होता है। देखो डिरैक ने दो नोटेशन दिए हुए थे, एक केट का और एक ब्रा का, ठीक है। तो जो केट है, तो केट के अनुसार किसी भी वेक्टर को हम लोग इस नोटेशन में लिख सकते हैं। कौन से नोटेशन में? इस नोटेशन में, ठीक है। तो जिसके अंदर ये जो है ये केट का है नोटेशन, देखो ये केट का नोटेशन है, ठीक है। ये क्या है? केट का नोटेशन है, ठीक है। ये केट का नोटेशन है, इसको केट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग अगर वेक्टर को लिखना चाहें तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैंने वेक्टर फाई लिया है तो, अगर वेक्टर ए लिया है तो फाई की जगह पे आप ए लिख सकते हो, बी लिया है तो फाई की जगह पे आप बी लिख सकते हो। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग डिरैक नोटेशन के हिसाब से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान में रखो, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल वे है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए, और डिरैक के हिसाब से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग इस नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो ये था केट। अब इसके बाद में आता है दूसरा नोटेशन है ब्रा, ठीक है। तो ब्रा क्या होता है कि इट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस केट, ओके। अगर मैं इस केट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ, ठीक है ना, तो मुझे क्या मिलेगा? इस वेक्टर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन्स स्टार। तो स्टार, स्टार का मतलब क्या है कि इस क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर कोई रियल क्वांटिटी है, ठीक है, रियल क्वांटिटी है जैसे कि ए है, ठीक है, अगर इसका आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो वही आएगा, क्योंकि रियल क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रियल ही आता है, ठीक है। क्या आता है? रियल ही आता है, मतलब ए ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अगर कोई इमेजनरी है, जैसे कि कोई इमेजनरी क्वांटिटी है, जैसे कि इमेजनरी है, या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जैसे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ए प्लस आई बी है, क्या है? आई बी, ठीक है। अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे, ठीक है ना, अगर आप इसका अगर ये इसको मैं आर बताऊं कि आर इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूं, ठीक है ना, आर का अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूं, तो देखो क्या चेंजेस हो जाता है इसके अंदर। तो जो आर का जो सॉरी आई का जो साइन है वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। कभी भी आप लोग अगर किसी भी क्वांटिटी का, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का
जिसके अंदर आई मौजूद है या फिर आई प्रेजेंट है, उसका आप लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो वो हमेशा अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये फर्क पड़ता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का इन द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। और रियल तो रियल ही रहेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये जो नोटेशन है, अगर आप इस नोटेशन का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो इसका नोटेशन उल्टा हो जाता है, मतलब ये रोटेट हो जाता है। तो कैसे रोटेट होगा, इधर से लेफ्ट में क्या होता है, रोटेट हो जाता है। तो इसको हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रा नोटेशन ऑफ द डिरैक। According to the Dirac, we can write as of uh, we can write a vector as a bra notation. ओके, तो ये ब्रा नोटेशन का सिंबल है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो ये था केट और ब्रा का कंसेप्ट। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रिमेंबर दैट द ब्रा नोटेशन इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस केट। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है क्या, ये ब्रा नोटेशन जो है केट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, ध्यान में रखो। ठीक है। अभी इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते ही हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग कोई वेक्टर स्पेस हम लोग कंसिडर करते हैं जिसके अंदर की बहुत सारे हम लोगों ने एन वेक्टर चूज किया है। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, अगर ये वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे वेक्टर्स चूज करते हैं, कितने, एन वेक्टर्स। और अगर हम लोग इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है ना, अगर ये रियल क्वांटिटी, अगर हम लोग रियल सेट के साथ में इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए तो ये रियल भी हो सकता है, ये सेट, या फिर स्केलर भी हो सकता है। ठीक है। तो A1 A2 A3 A4 अप टू n इट इज रियल और स्केलर क्वांटिटी। ओके। तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर का इस सेट के साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो देखो कैसे, तो किसी वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, वेक्टर v ओवर द सेट r, हम लोग इस तरीके से उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं अप टू द n क्वांटिटी। ठीक है। अभी इसके बाद में देखो, द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ केट फाई इज, अभी ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, अगर हम लोग अभी ये क्वांटिटी है इसका अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो देखो ये जो रियल क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी, इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा, और ये रिवर्स हो जाएगा या फिर रोटेट हो जाएगा। ठीक है। ये जो ये क्वांटिटी है केट, ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये A1 जो है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन्स A1 स्टार हो जाएगा। तो देखो ये A1 किस में चेंज हो गया, A1 स्टार में, और ये जो ये वाली क्वांटिटी थी ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो केट में, सॉरी ब्रा में। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल स्पेस, मींस रोटेशन ऑफ ए केट टू ब्रा। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल स्पेस। ये जो हमने प्रोसेस किया यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल स्पेस। मींस ये जो केट नोटेशन था इसको ब्रा में हमने कन्वर्ट किया, तो ये पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन भी चेंज हो गया, इस सब का क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशन ऑफ ए केट टू ब्रा। ठीक है। अब देखो इसके आगे डुअल कॉन्जुगेशन। देखो ये जो प्रोसेस है, ए इंटू दिस वेक्टर टू दिस, मीन्स केट से केट से ब्रा की तरफ जाते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल कॉन्जुगेशन और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ये जो फिनोमेना ऑकर हो रहा है इन दिस स्पेस, इसी को हम लोग बोलते हैं डुअल स्पेस। ठीक है, क्या, डुअल स्पेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल स्पेस। ठीक है, इसको हम लोग डुअल स्पेस बोलते हैं। तो देखो अभी नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे मैं आज रुकूंगा। ठीक है। और अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे मुझसे ग्रुप पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर करूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने की। ठीक है।
तो देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ये क्वांटिटी है इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, मतलब इसको नहीं, जैसे कि ये जो है ब्रा को हम लोग क्या करेंगे, इस केट के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे, इस केट के ऊपर ऑपरेट करेंगे और देखेंगे कि हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो और इजी भी है, आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन कमेंट ऑन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे क्विट करता हूँ। आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस क्लास हियर एंड इन नेक्स्ट क्लास in next class uh, I'll take the inner product and the unitary space. What? The inner product and the unitary space. Okay. The inner product and the unitary space. ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, और अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू क्विट हियर। ओके, थैंक यू।